Hello and welcome to Biocules. So we are starting with a new chapter that is molecular basis of inheritance और इस चैप्टर में हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में यानी कि डीएनए और आरएनए के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में और कैसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में और इसको प्रूव करने के लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जेनेटिक मटेरियल क्या है जिसको हम हेरिडिटरी मटेरियल भी बोल रहे हैं, मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। अब ये जेनेटिक मटेरियल दो तरह का हो सकता है। पहला डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि जेनेटिक मटेरियल होगा मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, मतलब कि 99.99% ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा डीएनए। और दूसरा होगा आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब दूसरी तरह का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा आरएनए जो कि कुछ वायरसेस में मिलेगा, यानी कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो बैक्टीरियोफेज और एचआईवी। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि जितने भी अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये कैसे बना? तो काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बना देंगे न्यूक्लिक एसिड। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लिक एसिड, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड को ही हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो देखिए, अगर हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है तो हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? पॉली मीन्स मैनी और पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देंगे। ठीक है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। जैसे हम क्या देखते हैं, हमारे घर में एक दीवार है, ठीक है, तो वो दीवार किससे बनी हुई है? काफ़ी सारी ब्रिक्स को कंबाइन कर वो दीवार बनी हुई है, यानी कि जो उसका बेसिक यूनिट होगा वो क्या होगा? एक ब्रिक। ऐसे ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो बेसिक यूनिट होगा वो होगा एक न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए ये न्यूक्लियोटाइड किन किन चीज़ों से बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है 3 कंपोनेंट से, और वो 3 कंपोनेंट क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोस शुगर। अब ये पेंटोस शुगर दो तरह की हो सकती है, राइबोस, जैसे कि जो ऑर्गेनिजम्स जिनमें जेनेटिक मटेरियल राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, तो उनमें जो पेंटोस शुगर मिलेगी वो मिलेगी राइबोस। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो इनमें जो पेंटोस शुगर मिलेगी वो मिलेगी डीऑक्सी राइबोस। और थर्ड जो कंपोनेंट होगा न्यूक्लियोटाइड का वो होगा फॉस्फेट ग्रुप। मतलब मोटे मोटे तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि N2 बेस, शुगर और फॉस्फेट को जब कंबाइन कर दोगे तो जो मॉलिक्यूल हमारे पास मिलेगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि हम अगर N2 और शुगर की बात करें, यानी बस N2 और शुगर को कंबाइन करें, तो जो मॉलिक्यूल हमें मिलेगा वो मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। और अगर इस न्यूक्लियोसाइड में हम जोड़ दें एक फॉस्फेट ग्रुप को, यानी N2 बेस और शुगर में हम फॉस्फेट को जोड़ दें, तो जो मॉलिक्यूल हमें मिलेगा वो मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। तो चलिए न्यूक्लियोटाइड के तीनों कंपोनेंट को एक एक कर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस की बात करेंगे तो यहाँ दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस हो सकते हैं। प्यूरिन जो कि एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है, यानी 2 रिंग से मिलकर बना हुआ है, 9 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। और पाइरिमिडिन जो कि एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ बेंजीन जैसा दिखता है, और ये 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये देखिए आपको 6 कार्बन की एक रिंग दिख रही है, और प्यूरिन में एक रिंग तो 6 की होगी, 6 मेंबर की हो गई, और दूसरी क्या है? 5। अब आप सोचोगे 6 और 5 तो 11 होते हैं, पर हमने बोला है कि प्यूरिन्स 9 मेंबर रिंग है, तो 9 कैसे? देखिए ये जो कार्बन है 2, ये क्या है? कॉमन है। अब इनकी नंबरिंग कैसे करेंगे? यहाँ से हम इनकी नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और दूसरी साइकिल में 7 8 और 9, यानी एक रिंग में तो जो नंबरिंग हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, और दूसरे में जो नंबरिंग हो रही है वो क्लॉकवाइज हो रही है। अब देखो यहाँ पर जो प्यूरिन है, यहाँ पर नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ? तो हमने बोला कि 9 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, तो आप 1 से 9 तक ओड नंबर लिखिए, 1 3 5 7 और 9। इसमें से 5th नंबर को डिलीट कर दीजिए, जो 4
पोजीशंस बचेंगी वहाँ पर एक एक नाइट्रोजन ऐड होगा, मतलब एक एक नाइट्रोजन लगा होगा। जैसे फर्स्ट पोजीशन पर, थर्ड पर, उसके बाद 7th पर और 9th पर। अब प्यूरिन की बात करते हैं ना, तो प्यूरिन 2 तरह के हो सकते हैं। एक क्या है, एडेनाइन, और दूसरा क्या है, ग्वानाइन। ठीक है, तो ये 2 तरह के प्यूरिन्स हो सकते हैं। जो दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस हैं यानी कि पाइरिमिडीन, ये क्या है, ये 6 मेंबर रिंग है, यानी कि एक सिंगल रिंग है जिसमें 6 मेंबर है। और यहाँ पर नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पर होगा, तो ओड नंबर लिखिए 1, 3 और 5, 5 को काट दीजिए। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन होगा। 3 तरह के पाइरिमिडीन हो सकते हैं, जैसे 2 तरह के प्यूरिन हो सकते हैं, वैसे 3 तरह के पाइरिमिडीन हो सकते हैं, साइटोसाइन, थाइमाइन और यूरेसिल। अब साइटोसिन जो होगा वो डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेगा, थाइमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में मिलेगा, और यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में मिलेगा। मतलब मोटे मोटे तौर पर कहें तो डीएनए के अंदर हमें सी और टी यानी साइटोसिन और थाइमिन दोनों मिल सकते हैं, और आरएनए के अंदर हमें सी और यू यानी साइटोसिन और यूरेसिल मिलेंगे। ठीक है, और अगर प्यूरिन्स की बात करेंगे तो एडेनिन और ग्वानिन दोनों हमें डीएनए में भी और आरएनए में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड का जो फर्स्ट कंपोनेंट था नाइट्रोजनस बेसिस, वो हमने पढ़ लिया। सेकेंड है शुगर। शुगर यानी कि पेंटोस शुगर, यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर। अब यहाँ याद रखिए, अगर किसी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा तो उसमें जो शुगर मिलेगी वो मिलेगी डीऑक्सीराइबोस, और किसी में जेनेटिक मटेरियल आरएनए मिलेगा तो जो शुगर होगी वो होगी राइबोस। अब देखने में तो ये स्ट्रक्चर सेम सेम से लग रहे हैं। पहले तो इनकी नंबरिंग की बात करेंगे। 5 कार्बन है यहाँ पर, फर्स्ट प्राइम। अब यहाँ पर प्राइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पाइरिमिडीन और प्यूरिन की रिंग को जब नंबरिंग किया तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे न्यूमरल्स का यूज़ कर लिया। कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए हम जब शुगर्स की बात करेंगे तो हम बोलेंगे फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम और फिफ्थ प्राइम। ठीक है, ऐसे ही राइबोस में भी होगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब यहाँ पर फ़र्क क्या है, एक माइनर सा फ़र्क है। राइबोस शुगर में सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप लगा होगा, यानी एक फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, लेकिन डीऑक्सीराइबोस में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। यानी राइबोस में से डीऑक्सीराइबोस कैसे बनेगी, एक OH को आपने, एक ऑक्सीजन को आपने डिलीट कर दिया, एक ऑक्सीजन को आपने रिमूव कर दिया। अब किसी भी मॉलिक्यूल में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और अगर कोई जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना कम स्टेबल होगा। यानी राइबोस शुगर कंपैरेटिवली कम स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू डीऑक्सीराइबोस शुगर। यही रीज़न है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है वो मिलता है डीएनए। थर्ड जो कंपोनेंट होगा न्यूक्लियोटाइड का वो क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड यानी कि फॉस्फेट, मतलब P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, ये क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा। ठीक है, अब देखिए हमने ऊपर बोला अगर हम नाइट्रोजनस बेस और शुगर को कंबाइन कर दें तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो मिलेगा न्यूक्लियोसाइड, और अगर हम नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट को कंबाइन कर दें तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। अब होगा क्या, होगा ये कि देखिए ये एक पाइरिमिडीन रिंग है। ठीक है, इसकी फर्स्ट पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन। तो पाइरिमिडीन की फर्स्ट पोजीशन पर जो नाइट्रोजन लगा हुआ है वो इस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि शुगर का फर्स्ट कार्बन, नाइट्रोजन जो है वो शुगर के फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा, और जब अटैच होगा तो एक बॉन्ड के थ्रू होगा। इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ऐसे ही जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो कहाँ ऐड होगा, तो फिफ्थ कार्बन के एंड के साथ वो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ऐड होगा। कैसे, ये आप देख सकते हो कि शुगर का स्ट्रक्चर क्या है, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ कार्बन लगा हुआ है टर्मिनल पर। और फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और यहाँ पर OH। तो क्या होगा ना, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा कि फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, और अटैच होगा तो जहाँ जब वाटर मॉलिक्यूल डिलीट हो रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, वहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। मतलब अगर मैं इस बात को समराइज करूँ या सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मतलब है कि एक शुगर और शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगा N2 बेस,
और जो लिंकेज बनेगा वो लिंकेज बनेगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और एक जो शुगर है, शुगर के 5th कार्बन के साथ अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप और जो लिंकेज बनेगा वो बनेगा फॉस्फोईस्टर लिंकेज। ठीक है, तो ये हमारे पास था एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ये है तो हमने क्या बोला है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड जब अटैच हो जाएंगे तो कैसे होंगे आप देख सकते हो। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और ऐसे काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच हो सकते हैं। तो कैसे अटैच होंगे, देखो ये जो सेकेंड वाला न्यूक्लियोटाइड है इसके 5th कार्बन पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, यानी मैं यही बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जो 5 एंड है वो क्या है, फ्री है। और ये जो फॉस्फेट है जो 5th कार्बन पे लगा हुआ है, ये पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ 3rd कार्बन के साथ क्या बना लेगा, लिंकेज बना लेगा, यानी बॉन्ड बना लेगा। अब देखो ये एक फॉस्फेट 2 शुगर मॉलिक्यूल को अटैच कर रहा है, इसीलिए इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बोल रहे हैं। दोबारा समझो अगर समझ में नहीं आया, हमने बोला है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो होगा क्या, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका 3rd कार्बन इस फॉस्फेट के साथ जो कि 5th कार्बन के साथ प्रेजेंट है उसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। अब इस फॉस्फेट को जब आप देखोगे तो इस फॉस्फेट ने 2 शुगर मॉलिक्यूल्स को जोड़ रखा है। कैसे, एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड यहाँ और एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड यहाँ, तो इस बॉन्ड को हम मिलकर क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ेंगे, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ेंगे। मतलब पहले न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन और फिर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन में जो फॉस्फेट लगा हुआ है उनकी वजह से ये जुड़ेंगे, और जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ऐसे काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब अगर आप इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड में देखिए इस फॉस्फेट के साथ कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, मतलब हम बोलेंगे कि ये 5 प्राइम फ्री एंड है। और लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड को देखिए तो ये 3rd कार्बन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, यानी ये हम बोलेंगे 3 प्राइम एंड। मतलब कोई भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो उसका 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड क्या होगा, फ्री होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की थोड़े से बेसिक्स की बात की है, यानी जेनेटिक मटेरियल की बात की है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात की है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।